अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सीज़ फायर के ऊपर तौसीह तो हो गई डेडलाइन गुजरने के बाद, लेकिन ये तौसीह के लिए कोई हतमी तारीख नहीं है। जहां उम्मीद यही की जा रही थी कि जो मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं, उसमें कोई ना कोई जल्द ही नतीजा आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में बहुत इब्हाम है इससे मुतल्लिक कि आगे क्या हो सकता है। ये जो पीरियड होता है जिसमें आपको कोई वाज़े तौर पर डायरेक्शन नहीं है, ये पीरियड ऑफ साइलेंस बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही तशवीशनाक होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोनों अतराफ से। जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, बहुत से सवालात को जन्म देता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस ने इस बात का ऐलान किया कि वो समझते हैं कि डील के मामले पर जल्दबाजी ना दिखाई जाए, ना ही अमरीकी तरफ से, और बल्कि वो चाहते हैं कि ईरान को वक्त दें ताकि कोई यकजा या यूनिफाइड रिस्पांस आए, जो कि अमेरिका ने अपनी शराइत सामने रखी हैं इस डील से मुतल्लिक। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से खामोशी है, कोई वाज़े जवाब नहीं आया है, लेकिन हॉर्मुज़ से बातचीत आगे बढ़ाने को जोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलेगी, अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी की गई है उसको नहीं उठाया जाएगा, बात आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में इस जंग के तूल पकड़ने से जो असरात हैं वो शदीद से शदीद तर न सिर्फ होना शुरू हो गए हैं, बल्कि आगे आने वाले दिनों के लिए हर गुजरते दिन के साथ ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। तेल तवानाई तो हमें पता है कि किस तरह से दुनिया इसके असरात झेल रही है अभी भी। इसके अलावा बहुत से और सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अब दबाव बढ़ना शुरू हो गया है और दुनिया हर गुजरते घंटे के साथ, दिन नहीं घंटों के साथ, इसके ऊपर तशवीश जाहिर कर रही है। ऐसे में ये जो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया अमेरिकी सदर की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये भी सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने कोई टाइम लाइन नहीं दी और इससे क्या क्या खदशात हैं जो कि जन्म लेते हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहब, आयशात भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शहजाद, आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप क्या सेंस लेते हैं जब अमेरिकी सदर ने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया कि वो इंडेफिनिटली सीज़ फायर बढ़ा रहे हैं? उन्होंने कहा तो ये है कि वो ईरान को टाइम दे रहे हैं ताकि वो एक यूनिफाइड रिस्पांस दे, लेकिन अब बाय नाउ ये तो हमें पता है कि अमेरिका के अपने भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो जो भी हिकमत अमली अपनाता है। तो इस हिकमत अमली के पीछे क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो इनडेफिनेट सीज फायर का तो यही मकसद नजर आता है कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में यूएस है। मतलब इतनी डेडलाइंस दी, इतनी धमकियां दी, कितने ट्वीट्स किए, कितने बयान दिए कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा और 2 हफ्ते का जब वक्त मुकम्मल हो जाएगा तो हम ईरान पे बमबारी शुरू कर देंगे, उनको तबाह कर देंगे। इतने बयान देने के बाद फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सिंपली आके कह दिया कि ईरान को वक्त दे रहे हैं और जब तक जो है वो सीज फायर वो कंटिन्यू होगा। तो यानी इतनी सुबकी होने के बाद अब वो क्या मजीद टाइमलाइन तो नहीं दे सकते थे कि हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, 10 दिन की मोहलत दे रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो यही कहेंगे जो प्रपोजल ईरान के पास है उस पर ईरान जो है वो हमें जब तक इन्फॉर्म करेगा तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। दूसरा, इससे ये बड़ा जाहिर होता है कि अमेरिका भी एग्जिट चाहता है इस जंग से। अमेरिका इस जंग को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, ऑल्दो दे आर अ मच बिगर मिलिट्री पावर, लेकिन इसके बावजूद उनको पता है कि इस जंग से जितना वो ज्यादा देर रहेंगे उनके लिए इंटरनली मसला होगा, डोमेस्टिकली मसला होगा, दुनिया भर की इकोनॉमी को मसला होगा। इसीलिए तमाम तर उनके धमकियों के बावजूद, डराने के बावजूद उन्होंने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। क्लियर इंडिकेशंस है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। और दूसरी तरफ इसमें कोई शक की बात नहीं है, मुझे पता है कि ईरान को भी यही ख्वाहिश होगी कि इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही डेलिकेट है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि सीज फायर अब तक जो है वो सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, लेकिन देखें जब तक ये ब्लॉकेड रहेगा यूएस का, एक शिप पहले ही उन्होंने जो है आपने देखा ईरान की एक कार्गो वेसल पे उन्होंने कब्जा किया। कल ईरान ने भी शायद कुछ इस खत्ते में शिप्स को जो है रोका है और फिर उनके सोल्जर्स उसमें गए हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी फ्रेजाइल है, कोई भी चिंगारी बड़ी आग लगा सकती है। तो इसीलिए जितना जल्दी बातचीत के जरिए एक मुस्तकिल सीज फायर हो, कोई ना कोई समझौता हो जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा सिचुएशन के लिए। ऑल्दो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त, ये एक तरीके से अमेरिका को सूट करती है और ईरान के लिए ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली रिसीविंग एंड पर है। अभी भी अमेरिकी बयानात या अमेरिकी सोल्जर्स इस खित्ते में मौजूद होना, उनके वेसल्स मौजूद होना एक खदशा उनके लिए हमेशा रहेगा कि कभी भी ये इसराइल और अमेरिका जो है वो अटैक कर सकते हैं। क्योंकि उनके तो वैसे ही शक का इज़हार किया जा रहा था कि शायद ये जो पीस टॉक्स भी जो है
ये सिर्फ एक दिखावा है, असल में तो वो रीग्रुप करके दोबारा अटैक करना चाह रहे हैं। और ये हमने देखा है कि जून 2025 में भी ये हुआ था। तो ईरान को ये खदशा ऑलरेडी है, और उसमें किसी किस्म का मुस्तकिल मुआहिदा ना होना, गारंटीज या अश्योरिटीज ना होना उनके पास कि दोबारा ये दोनों ममालिक हमला नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से उनको वल्नरेबल बनाता है। इसी तरीके से जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको बड़ा वल्नरेबल बनाते हैं कि जिस दिन ईरान पे हमला हुआ, ईरान दोबारा हम पे हमला करने शुरू हो जाएगा। अमेरिका थोड़ा सा सेफ क्यों है? क्योंकि अमेरिका पे ऑयल प्राइसेस जो डायरेक्टली यानी कि जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं है, तो वो उनको इंपैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन शहजाद, आगे तजिया तबसरा करने से पहले ये सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है। शहजाद, आप सुनना चाहेंगे? अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने हुक्म दे दिया है यूनाइटेड नेशंस की, यूएस की नेवी को कि कोई छोटी या बड़ी जो भी शिप हो उसको शूट कर दिया जाए, यानी उसको मार गिराया जाए। और उन्होंने कहा है कि माइंस के सिलसिले में भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या एक बड़ी एस्केलेशन हो सकती है? तो ऑब्वियसली वही शिप जो कि ईरानियन पोर्ट पे जा रही है या वहां से निकल रही है, ये मैसेज तो उन्हीं के लिए होगा। कोई और दूसरी शिप जो है उनको तो ईरान ही रोक रहा है, वो नहीं उनको बगैर परमिशन के जाने दे रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अमेरिका के लिए ये सिचुएशन जो है कंपैरेटिवली ईरान के, ये जो एक हम कह रहे हैं आरजी सीज फायर है जिसका पीरियड हमें नहीं पता, वो इसलिए शायद बेहतर है कि एक तो यूएस की सरजमीन पे हमले नहीं हो रहे, वहां तक आप हमले जाके कर भी नहीं सकते। उनकी जो अवाम है उनको पेट्रोल प्राइसेस का मसला है, लेकिन ऑयल सप्लाईज का यूएस को कोई मसला नहीं है, उनका ट्रेड यहां से नहीं जा रहा होता। तो इसलिए वो ऑब्वियसली ब्लॉकेट करके प्रेशर जरूर डालेंगे। लेकिन एज आई सेड इन द बिगनिंग, जो मेन यूएस की पॉलिसी से बड़ा वाज़ेह है कि वो इस जंग से एग्जिट चाहते हैं, और इसका वो कोई टाइम फ्रेम दे नहीं सकते। अब वो जब भी ईरान जो है अपनी पोजीशन से पीछे हटता है या कोई और मुतालबा रख देता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपने देखी होगी अलीना, पिछले 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि 8 खवातीन है जिनको फांसी की सजा दी है, और इनको हम कहते हैं कि इनकी फांसी होल्ड कर दे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया कि 4 खवातीन की फांसी को रोक दिया है और 4 को जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो फांसी दी नहीं है इनको, इनमें से कुछ तो जो है ऑलरेडी उनको हमने रिहा कर दिया था, और कुछ शायद जो है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या टर्म यूज किया था, शायद छोटी मोटी उनको कोई कैद होगी। तो वो तो डिनाई कर रहे हैं कि ट्रंप इसका भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कोई फैक्ट। तो आई डोंट नो क्या इंफॉर्मेशन है उस शख्स के पास जो कि कह रहा था, या हो सकता है उनको पता हो गई या ना हो, बाद में क्रेडिट वैसे ही ले लेके देखे हमने बचा लिया, और ऑल्दो उनके ऊपर कोई ऐसा सेंटेंस ही ना हो, डेथ सेंटेंस ही ना हो उनके। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट्स जो है इस वक्त वो एक मसला जरूर है बहरहाल पूरी दुनिया के लिए। जितना कम करेंगे उतना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, ये मसला भी ज्यादा जल्दी सॉर्ट हो जाएगा, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको भी सुकून मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग शहजाद, जब आप ये कहते हैं ना कि आपके ख्याल में शायद ये जो अबिस पीरियड है ये इतना बुरा नहीं है। महमल, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जब हम इस जंग में गए या अमेरिका ने जब हमला किया तो शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी क्लियर एक टाइमलाइन सेट कर दी। उन्होंने कहा 3 से 4 हफ्ते हम अपने अहदाफ हासिल करके बाहर निकल आएंगे, ये जो जंग है ये तो पहले से ज़्यादा मुख्तसर हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं हर चीज़ के साथ साथ उन्होंने एक खुला पीरियड छोड़ दिया है। क्या हिकमत अमली यहाँ पर आपको लग रही है? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जैसे हमें मालूम है कि एक डील जो थी वो बिल्कुल फाइनलाइज होने के करीब थी, लेकिन इजराइल के प्रेशर के अंडर जो भी वजह बनी तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, फिर आप ये चीज़ देखें कि जो ये कह रहे थे कि हमने तो अपने जो है ये हमारे अहदाफ हैं, हमें सब मिल गए, उनमें से तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई। मतलब हालांकि आयतुल्लाह की शहादत, उसके अलावा जिस तरह अटैक्स उधर हुए, वहाँ के लोगों के सिविलियंस की शहादतें, उनकी लीडरशिप की शहादतों के बावजूद जो है कोई रजीम चेंज नहीं हुई, जो कि इजराइल और अमेरिका का प्लान था। वो हमें नज़र आया कि वहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है, और अभी भी अगर आप देखें ईरानियन साइड से जो हमारे बातें सामने आती भी हैं वो बिल्कुल एक यूनिफाइड वॉइस के अंदर जिस तरीके से आती है, वो उनकी एक पूरी प्रॉपर स्टेट की पॉलिसी है, यानी कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ सका। फिर ईरान ने जिस तरीके से 40 दिन जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, इतनी लंबी जंग जब तक चली, जब तक ये टेम्परेरी सीज फायर नहीं हुआ था, तो तब तक ईरान ने फाइट बैक किया। ये भी जो है अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना इजराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ये दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। अच्छा, अब आ जाए रीना कि देखें चाहते क्या है टाइमलाइन के लिए। जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहे थे, ये बात है दुरुस्त कि ट्रंप साहब जो है वो अब चाहते हैं कि एक ऑफ रैम्प, एक फेस सेविंग उन्हें मिल जाए, वो इस जंग से निकल जाए, क्योंकि उनका भी काफी अमेरिका का नुकसान हुआ है, फिर एक ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से जो सारा नुकसान हो रहा है, तो एक प्रेशर भी उनके ऊपर है। मसला ये है कि ट्रंप को अपने इमेज की बहुत ज्यादा जो है वो परवाह है।
वो अपने इमेज पे उनका बड़ा फोकस है। वो सर्वे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं कि जी उनकी जो रेटिंग है वो उनकी नीचे जा रही है। फिर हमने उसके अलावा ये भी देखा लीना कि अब वो आ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, तो फिर उनको ये भी चीज दिखानी। फिर जो अमेरिकी मीडिया है, अमेरिकी मीडिया के अंदर जिस तरह के जो है वो पीसेस आ रहे हैं या रिपोर्टिंग हो रही है, उसके अंदर भी यही आ रहा है कि ट्रंप तो ये जंग हार गया, ईरान ये जंग जीत गया है, तो इसकी वजह से अब वो ऑफ रैंप चाहता है। अब अलीना, इसमें बड़े एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताती हूँ। देखिए, 3-4 किस्म की कैटेगरीज में कह सकती हूँ कि जो चाहते हैं कि ये जंग ना रुके। एक तो ऑब्वियसली इजराइल है, क्योंकि उनका उस ज़ायनिस्ट रिजीम का तो बिल्कुल मकसद ही ये था कि जंग जितनी चल सके, और फिर ये है कि किसी तरह से बाकी मुसलमान ममालिक भी इसके अंदर कूदे। ठीक है। अच्छा, दूसरे वो हैं जो कि ना सिर्फ ये कि प्रो ज़ायनिस्ट है, वो एंटी ईरान भी हैं, उसके अंदर जो ईरानियन डायस्पोरा भी बहुत हद तक शामिल है। और फिर तीसरे वो हैं, जैसा हमने देखा अमेरिका के अंदर जो एक सो कॉल्ड लिबरल मीडिया को कहा जाता है, वो भी बड़े प्रो ज़ायनिस्ट भी हैं, फिर वो प्रो डेमोक्रेट्स भी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो एंटी ट्रंप है, तो वो ट्रंप को इस चीज के अंदर जो है वो एम्बेरस करना चाहते हैं। तो वो भी इस तरह के, आप उधर देखेंगे कि पीसेस पब्लिश हो रहे हैं कि जो प्रोवोक कर रहे हैं ट्रंप को, और वो कॉल इस तरह की चीज करे कि जिससे उन्हें पता है कि ट्रंप को अपने इमेज की बहुत ज्यादा फिक्र है। अच्छा, अब आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से पहले, ये जब सीज फायर की एक्सटेंशन से पहले एक दो इस तरह के हमने पीसेस देखे जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी मीडिया के अंदर आना शुरू हुए। और अब जब से सीज फायर की एक्सटेंशन हुई है लीना, आप तब से देखें कि किस तरह के पीसेस अमेरिकी मीडिया के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है। ये साफ जाहिर है कि ये एक ज़ायनिस्ट प्लांटेड किस्म के जो हैं ये पीसेस, हिट पीसेस पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के मीडिएशन के किरदार से जो है उन्हें मसला, उन्हें पता है कि पाकिस्तान को दोनों ईरान और अमेरिका जो है लीडरशिप उनकी ट्रस्ट करती है, और पाकिस्तान अपनी फुल कोशिश कर रहा है एंड कराने के लिए। अच्छा, फिर इंडियन मीडिया को भी अगर आप उठा के देख लें, कि इंडिया भी बड़ा नाखुश है कि पाकिस्तान को ग्लोबल लाइमलाइट और ये सब कुछ मिल रहा है, हालांकि फायदा तो इस जंग के रुकने का इंडिया को भी है। वहां पर भी ईरान के एनालिस्ट को बुलाकर और पाकिस्तान के खिलाफ वो चाहते हैं वो कुछ बोले, ऐसा भी नहीं, वो कामयाब नहीं हो रहे। फिर अगर आपने एक और पीस आपकी नजर से गुजरा हो, जो कि बेसिकली था कि इजराइल के बारे में, कि जिस तरह जी पाकिस्तान को बड़ा ऑब्सेस्ड है इजराइल के साथ, और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे पेशरफ्त नहीं हो रही, यानी कि पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ रहा दुनिया में। अब कोई पूछे कि पाकिस्तान का तो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है इजराइल के ऊपर, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते और हम तो फलस्तीनियों के हक के लिए बोलेंगे, और क्यों एक जेनोसाइडल स्टेट को हम रिकग्नाइज करें, या और ऑब्सेशन तो हमारा कोई नहीं है। जो सारे पीसेस का मैंने जिक्र किया, और ये कि वो एक ऑब्वियसली एक ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से आए हैं, इन सारे पीसेस की एक जो चीज नजर आती है, यानी कि अगर आप इसके ताने बाने जोड़े, वो चीज ये है कि ये ट्रंप के ऊपर भी एक प्रेशर है। जो हम इधर बात कर रहे हैं ना कि एक शैडो ऑफ वॉर है, कि ट्रंप इस जंग से निकलना जरूर चाहते हैं, लेकिन व्हाई इज देयर अ शैडो ऑफ वॉर दैट स्टिल लूम्स लार्ज? दैट्स बिकॉज ये जो प्रोवोकेशन हो रही है, ये प्रिवेल ना कर जाए, ये वाली चीज है। ये भी एक बहुत अहम चीज है। एंड हमें चाहिए कि जितनी भी जल्दी, अगर ट्रंप जो है वो जितनी भी जल्दी अगर वो एग्जिट चाहते हैं, तो उन्हें फिर जल्द से जल्द ईरान के साथ निगोशिएशंस डायरेक्ट दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी, और उसके लिए उन्हें कुछ सीबीएन देने पड़ेंगे। उसके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मुझे आपसे भी, शहजाद से भी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग समझते हैं कि ट्रंप को ऑफ रैंप चाहिए, लेकिन जितनी ये जंग तूल पकड़ रही है उससे तो प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं उनके ऊपर। भट्टी साहब, ये जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था और उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि अब ब्रेक थ्रू हो गया, तो क्या इससे तो बल्कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी ट्रंप के पास? आपकी नज़र में ये जो अब डेडलाइन बढ़ाई गई है, क्या खदशात मौजूद हैं ये गैर मुअय्यना मुद्दत की डेडलाइन के अंदर? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि कुछ भी हो सकता है। जब नेतन्याहू और इसराइली लॉबी और सिहूनी लॉबी पीछे हो और जो जंग बंदी ना चाहते हों, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब जैसा इंसान हो, सदर हो, तो कुछ भी हो सकता है, जंग दोबारा भी छिड़ सकती है। और अभी तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इसकी वजह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालसी है, पाकिस्तान की कोशिशें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो है कि जो आपने किया कि जंग बंदी की डेडलाइन ना बताने का मकसद मैडम शेख, जब डेडलाइन आ जाएगी फिर डेडलाइन देना पड़ेगी ट्रंप साहब को और शर्मिंदगी होगी। पहली वजह कि 13,000 जगहों पे तकरीबन कारपेटेड बमबारी कर चुके हैं वो। 4,000 के लगभग मिनाब की बच्चियों समेत वो शहीद कर चुके हैं। ईरानी लीडरशिप जो उनके रहबर समेत सारों को शहीद कर चुके हैं।
और इतनी बार इतनी वसाइल और टेक्नोलॉजी से 39 रोज़ वो हमला कर चुके हैं मुसलसल, तो क्या हासिल वसूल हुआ? कुछ भी नहीं। तो अब जब डेडलाइन देंगे, फिर डेडलाइन आएगी, फिर डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी किसी ना किसी को कोई ना कोई बहाना बना के। दूसरा, जंगबंदी की डेडलाइन ना बताने का मकसद ट्रंप साहब समेत सबको मालूम हो गया मैडम शेख कि इन डेडलाइन धमकियों से ना ईरान डरने वाला है ना झुकने वाला है। और मैं समझता हूं अगर मिड टर्म इलेक्शन ना होते ट्रंप साहब की ईगो ना होती, अरब मुल्क ना होते और नेतन्याहू और सिहूनी लॉबी ना होती, तो अब तक ट्रंप साहब बोरिया बिस्तरा समेट कर वापस अमेरिका जा चुके होते और कह रहे होते कि मैं फतहमंद होकर आ गया हूं, अब ईरान अगले 30-40 साल तक कुछ करने के काबिल नहीं है। फिर मैडम शेख, जंगबंदी की डेडलाइन ना देने का मकसद, डेडलाइन खत्म होगी तो फिर जंग करना पड़ेगी। और जंग अब ना सिर्फ ट्रंप साहब बल्कि व्हाइट हाउस बल्कि उनके सारे लोगों के लिए खसारे का सौदा है। अब वो यहां तक पहुंच गए हैं कि मेरे सारे मुखालिफ गद्दार हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो हैं ये भी मुहब्बे वतन नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ नहीं है, नेटो साथ नहीं है, इत्तेहादी साथ नहीं है, अपनी कौम साथ नहीं है। तो अब अगर उनको कोई थोड़ा सा भी रास्ता मिलता तो वो निकल जाते। फिर है मैडम शेख कि जंगबंदी की डेडलाइन ना देने का मकसद, अमेरिका इसराइल 39 रोज़ा जंग हार चुके, ये ट्रंप साहब के अलावा पूरा अमेरिका में बात हो रही है, क्योंकि जो अहदाफ आप लेकर आए थे वो पूरे नहीं हुए। और अब अमेरिका फतहमंद होकर कोई बड़ा सा टैग लगाकर इज्जत की वापसी ढूंढ रहा है। ये बहरी नाकाबंदी क्यों है? इसलिए है कि ये भी एक आखिरी हरबा है कि देखें जी, अब मैं $500 मिलियन उनका मैं रोजाना का नुकसान कर रहा हूं, वो घिरे हुए हैं, अगर ये खोल दी तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये सारी वो बातें हैं जो अपने ऑडियंस के लिए कह रहे हैं। फिर जंगबंदी डेडलाइन ना देने का मकसद मैडम शेख, पाकिस्तान ने इस बार सुना है कि रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा इसको लंबा करें। ईरान में 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं और वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जंग नहीं चाहते, कुछ लोगों को गुस्सा है कि हमारे रहबर शहीद कर दिए, हमारे पे इतनी बमबारी की। मकसद तो बताएं किस लिए? हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमें वक्त दें। मैडम शेख, जंगबंदी के बाद इस डेडलॉक जंग की वजह और जंगबंदी के बाद आज के डेडलॉक की वजह, और अगर खुदा ना खास्ता दोबारा जंग होती है उसकी वजह, और पूरी दुनिया को जो नुकसान हुआ है उसकी वजह, और जो ईरान पर क़यामत बरपा हुई उसकी वजह वाहिद हैं और वो ट्रंप साहब हैं। 2015 में वियना में जब 6 आलमी ताकतों की मौजूदगी में ईरान और अमेरिका में जो मुज़ाकरात हुए और मुआहदा हुआ, उसको 8 मई 2018 को किसने तोड़ा? यकतरफा तौर पर ट्रंप साहब ने। फिर जून 2025 में ईरान अमेरिका में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इनको सबोताज किसने किया? ट्रंप साहब ने। फिर 2026 में जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका ईरान के दरमियान, इनको किसने खत्म किया? ट्रंप साहब। अच्छा, जो आप माजी का हवाला दे रहे हैं साहब, इसी से आगे आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, सिर्फ आखिरी दो जुमले सिर्फ ईरान के हवाले से। मैं समझता हूं कि अब जो अमेरिका में भी आवाजें उठ रही हैं कि ईरान के हवाले से गुस्सा, इंतकाम नहीं, हिकमत। ईरान से अगर चीजें मनवानी हैं तो जंग, पाबंदियों, नाकाबंदियों, डेडलाइनों से नहीं, इसे वापस दुनिया में लाएं, उसकी तन्हाई खत्म करें। और ईरान के वो लोग जो वापसी चाहते हैं, जो मुज़ाकरात चाहते हैं, जो जंग नहीं चाहते, जो अपने मुआशरे को भी खोलना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करें, तभी ये सारा मामला हल होगा, वरना डेडलाइनों, जंग बंदियों, नाकाबंदियों से कुछ नहीं होगा। मज़हर अब्बास साहब, माजी में जब मुआहदे हुए, भट्टी साहब का हवाला दिया, कुछ और हमने दुनिया में ट्रीटीज़ देखी, बहुत वक्त लगा, सालों लगे नेगोशिएशंस में, बाकी चीज़ों में। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर भी यही खदशा मौजूद है, इस वजह से डेडलाइन दी गई है, या फिर कुछ और वजूहात है? क्योंकि हमने ये ऑप्टिक्स भी देखे कि बस अब हुए कि तब हुए, और कोई शॉर्ट टर्म मुआहिदा, इस तरह की खबरें भी आ रही थी सामने। जी शुक्रिया। देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल से देख रहा हूँ इस सिचुएशन को। ईरान और इज़राइल कभी भी ईरान को इस शक्ल में कबूल नहीं करेंगे। जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। उनके पूरे अहदाफ आज से नहीं, 1980 से यही हैं कि ईरान इस शक्ल में तबाह हो जाए। तो वो जो भी है, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, आप मुझे बताएं कि इस पूरे सीज़ फायर में इज़राइल ने कोई एक वायलेशन क्यों नहीं की? इज़राइल ने जब गाज़ा में सीज़ फायर हुआ था तो इज़राइल ने जो है वो सीज़ फायर को नहीं माना था और मुसलसल अटैक कर रहा था। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? लेबनान में भी यही कर रहा है। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? ये
मुझे लगता यह है कि ये सीज़ फायर जो हुआ है इतने अरसे में और जो अभी ट्रंप ने खुद इसको बढ़ाया है, उसमें कहीं ना कहीं ज़ाहिर है एक तरफ तो हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ये कन्फ्यूजन उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। एक पैनिक होता है, आप अनसर्टेन होते हैं, आपको पता नहीं होता कि अगले मिनट में ट्रंप क्या कह देंगे, तो एक कन्फ्यूजन है। ईरान के अंदर भी कन्फ्यूजन है ज़ाहिर है इस हवाले से कि ट्रंप क्या कर सकते हैं उसमें। और अभी मैं एक ईरानियन स्कॉलर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ईरान के लोगों को जंग से नहीं मुज़ाकरात से खौफ आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात में कोई एक ऐसा पहलू आ जाए कि पूरा ईरान का वो जो एक पूरा एक बयानिया था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। तो जिस आप देखें ना कि ये ब्लॉकेड क्या है, ब्लॉकेड अमेरिका समझ रहा है कि इससे ईरान वाकई हर्ट हो रहा है, यानी जितना ईरान पर हमले से उनको वो नहीं हुआ उतना इस ब्लॉकेड से हो रहा है, और वो ब्लॉकेड जो है वो अब एक ऑलमोस्ट एक जंग की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। और उनको ये पता था कि अगर ये सीज़ फायर नहीं हुआ तो ईरान या सीज़ फायर अगर ये डेडलाइन नहीं आगे बढ़ाते तो ईरान के पहले अटैक्स किस जगह होते? इज़राइल को वो मुसलसल निशाना बना रहे थे और इज़राइल के अंदर बहुत तबाही हुई है जिसकी रिपोर्ट्स बंदरआम पे नहीं आई। तो ये जो एक ब्रेक मिला है, आप देखें कि उसके बाद ना इज़राइल के इस हवाले से, ईरान के हवाले से कोई नेतन्याहू की, ना डोनाल्ड ट्रंप से कोई गुफ्तगू की ख़बरें आ रही हैं, ना किसी भी तरीके से। तो या तो वो वहाँ रीग्रुप हो रहे हैं, और मुझे बिल्कुल इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि ये जो भी अगर मुआहदा हुआ भी तो ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पायदार मुआहदा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि इतनी बिकरिंग्स हैं, और जब आपके जहन में ही यही हो ईरान और इज़राइल और अमेरिका के कि हमने इस रजीम को इस शक्ल में बर्दाश्त नहीं करना, तो वो जो भी आपके साथ मुआहदा करेंगे वो एक टेम्पररी होगा, जिस तरह माजी में हुआ है, माजी में भी हम देखते रहे हैं। इसलिए ये मुआहदा हो या जंग हो, ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे गलत हूँ और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह हो जाएं, लेकिन इसमें जो ताख़ीर हो रही है, इसमें जो आबना हुर्मुज़ में सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, ये बात मुझे फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते नज़र नहीं आ रहे। मुझे इसमें सेफ़ एग्ज़िट पहले हो सकता था, आज से 1 हफ़्ते, 1.5 हफ़्ते, 10 दिन पहले, लेकिन अब मुझे ये कोई सेफ़ एग्ज़िट स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि ईरान के साथ शायद एक मार्का और होगा अमेरिका और इज़राइल का। शहजाद, आपने थोड़ी सी रिलैक्सेशन का इजहार किया, मज़हर साहब एक बहुत ही बड़े खदशे की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो एक आर्जी और इंडेफिनिट जिसका हमें पता नहीं है कि सीज फायर कब तक रहेगा, ये बहुत ही फ्रेजाइल है। कोई भी एक चिंगारी जो है वो बड़ी आग लगा सकती है, जैसे कि ये बोट्स का मामला है। मैं ये कह रहा था लेकिन कि ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मुझे लगता है इस खित्ते के ममालिक के लिए, जिसमें ईरान भी है, जीसीसी कंट्रीज भी है, क्योंकि अमेरिका पे तो बम नहीं फट रहे ना। यहाँ पे कुछ भी एस्केलेशन होती है तो फौरी तौर पे ईरान जो है वो मुतासिर होगा, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जीसीसी कंट्रीज को वो मुतासिर होंगे। इसलिए मैं कहता कि यूएस इस लिहाज से ये जो एक टेम्परेरी सीज फायर है उनको सूट करता है कि उनकी ऑयल सप्लाईज भी उनके पास मौजूद है। ठीक है, उनकी डोमेस्टिक अवाम को कुछ प्रेशर जरूर महसूस हो रहा है प्राइसेस का, बट वहां पे जंग मुसल्लत करने कोई नहीं जा रहा है। लेकिन ये खित्ता उस वक्त तक वल्नरेबल रहेगा जब तक एक समझौता, एक सेटलमेंट हो नहीं जाता मुस्तकिल सीज फायर का, जहां पे ईरान को इनडायरेक्टली इससे अमेरिका मुतासिर नहीं और बराह रास्त ट्रंप ही तो मुतासिर हो रहे हैं ना इससे। उनकी आप रेटिंग्स ले लें, उनकी इकोनॉमी पे दबाव ले लें, उनके खिलाफ जो वोट्स आ रहे हैं, उनके मिड टर्म्स आज रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं, गैर मकबूल हो रहे हैं। अलीना, ये बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये बात मैं पहले कई मरतबा कर भी चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू मेक एन एनालिसिस यू डू कंपैरेटिव एनालिसिस ना। सी ऑब्वियसली मैंने ये आपसे कहा है कि ट्रंप तो जंग से निकलना चाहते हैं, उनके ट्वीट से तो बड़ा ये ऑब्वियस था कि वो तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि और कोई एग्जिट मिलेगा नहीं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी सीज फायर जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि खित्ता वल्नरेबल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी एक्शन होना है वो यहाँ पर होना है, अमेरिका में तो नहीं होना है। Having said that, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मैंने पहले जुमले में कहा था कि हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना शहजाद,
ये कंफ्यूजिंग थोड़ा इसलिए हो गया है, मुझे कंफ्यूजन इसलिए है कि हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्यों इसको इतना तूल दिया जा रहा है, जब ऐसा लग रहा था कि कहीं अमेरिका और ईरान एक डील के बहुत करीब हैं। एक इसमें थ्योरी ये भी हो सकती है, जैसे मज़हर साहब ने कहा कि रीग्रुप कर रहे हैं, एक ये भी हो सकता है कि यूएस वांट्स अ क्लियर विक्ट्री ऑन द पेपर थ्रू द, या फिर दूसरी तरफ कि ईरान भी कुछ ऐसा चाहता है कि जिससे वो अपने अवाम को कुछ वाजे दे सकें, एक डील जो करने जा रहे हैं वो किस तरह से उनके हक में है एज अपोज टू जिस तरह से मामला चल रहे हैं, क्योंकि जंग के लिए तो वो कहते हैं हम फिर भी तैयार हैं। बट जी इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, आने वाले दिनों में भी फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके भेजे गए सवाल डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। महमल, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पैदाइशी शहरियत के हक पर जो बहस जारी है उसमें अपना तज्जिया तबसरा अपना टेक शामिल किया है एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत समेत कई ममालिक हेल होल हैं। इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट को। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए रीना, पहले तो लेट्स बी क्लियर, ये कोई खाली इंडिया की बात नहीं है। बेसिकली जो भी नॉन वाइट अमेरिकन है, ये उनके खिलाफ एक रेसिस्ट जो है, यानी कि जो उन्होंने जो लेटर उन्होंने पोस्ट भी किया, ये एक उसकी वाज़ेह मिसाल है। बहुत ज़्यादा रेसिज्म, बिगेटरी और ये जो सारा कुछ हमने देखा, जो वाइट सुप्रीमेसी के बारे में, जो ट्रम्प के बारे में जो कहा जाता है कि वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, और जो एक पूरा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो उनकी कैंपेन भी थी, वो भी ऑब्वियसली इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसलिए इस चीज को तो हर शख्स को जो है वो वैसे ही डिनाउंस और कंडेम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा लीना, कि जब इस बारे में सवाल भी हुआ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन से, तो उन्होंने कहा आई सीन सम रिपोर्ट्स, वी सीन सम रिपोर्ट्स, और फिर इसके ऊपर यानी कि उन्होंने बात नहीं की, लेट्स लीव इट एट दैट, इस तरह करके उन्होंने जो है वो बात खत्म कर दी। अब ये जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इंडिया के अंदर से आ रहा है, खासतौर पे जो उनका कुछ मीडिया के लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, और कांग्रेस की तरफ से यानी ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी आ रहा है कि आपने कैसे इस चीज के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की, बिकॉज दिस इज एन इंसल्ट। ये देखें, इंडिया का तो चलो उसके अंदर क्योंकि नाम भी है, लेकिन ये वैसे भी एक इंसल्ट है कि किस तरीके से आप किसी भी इतने बड़े मुल्क और उनके लोगों के जो अमेरिकी शहरी भी है उनके बारे में आप इस तरह की बात कर सकते हैं। तो ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स है इसके ऊपर तो अलीना मैं आपको ये बताती जाऊं कि वैसे ही पिछले 2 साल के अंदर जो इंडियन कुछ कमेंटेटर्स और खास तौर पे वो जो डीसी बेस्ड हैं, जो थिंक टैंक्स और वो सब ये समझते हैं कि इंडिया ने पिछले 2 साल के अंदर जो है उसकी पोस्चरिंग जो उन्होंने मिसरीड किया है बहुत ज्यादा। फिर वो अमेरिका के साथ जो उन्होंने आई मीन दे पिक्ड असाइड इस तरीके से कि जो अमेरिका की नजर में भी एक तो वो एक ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उनकी बहुत ज्यादा जो है मोदी रजीम की जो है वो नीचे गई, उनकी पॉपुलैरिटी विद इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, विद इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा ये कि जो पूरे ट्रेड और उस सारे मामले के ऊपर क्योंकि इंडिया ने कोई उस तरह से स्टैंड नहीं लिया, तो उसकी भी एक वजह नजर आती है। तो बहुत सारे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म मोदी रजीम के ऊपर भी हो रहा है कि अमेरिका के ऊपर खुलकर कोई स्टांस नहीं लेता, और यही हम देख रहे हैं कि आज जो है कोई कंडेमनेशन इस तरह की रेसिस्ट जो है वो रिमार्क्स की नहीं आई। थैंक यू सो मच महमल। शहजाद, कुछ खबरें ऐसी गर्दिश है पाकिस्तान ने आईएमएफ को यकीन दहानी करवाई है कि वो दरामदात पर लगाई रुकावटों का जायज़ा लेंगे, यानी इंपोर्ट्स पर जो रुकावटें हैं उनका जायज़ा लेंगे। मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियों की दरामदात पर पाबंदी भी ख़त्म की जा सकती है अगर आईएमएफ रिव्यू में इसका पॉजिटिव जवाब देता है। इसके असरात क्या हो सकते हैं, ख़ासकर जब हमने देखा है कि पाकिस्तान कुछ अरसे से अपने इंपोर्ट बिल के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट रहा है और इसके ऊपर काबू करने की कोशिश रही है? जी, ये मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें एक डायकोटमी नजर आ रही है हमें। देखिए, ये जो पर्पस है आईएमएफ का, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसीज हो ममालिक की वो लिबरलाइज्ड हो, यानी कि आप जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, और इस पर कोई एम्बार्गो नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ना टैरिफ आप बढ़ा देते हैं ताकि आपके मुल्क में वो चीज इंपोर्ट करना महंगी हो जाए, एक तो इस तरीके से रोकते हैं। बाकी कुछ एम्बार्गोज भी होते हैं, कहीं लाइसेंसिंग का इशू होता है, वैसे ही बैन होती है। तो अब आईएमएफ कह रहा है कि जो नॉन टैरिफ एम्बार्गोज है वो आप हटाएं। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अपनी इकोनॉमी को, अपनी ट्रेड को आप लिबरलाइज करें, और एक अरसे से वो ये कहता रहा है। लेकिन आईएमएफ दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये भी कहता है कि आप अपना जो करंट अकाउंट खसारा है उसको आप चेक में रखें। तो ऑब्वियसली अगर हम बहुत सारी अशिया इंपोर्ट करने लगेंगे तो आपका करंट अकाउंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अब अगर हम अपनी रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम करने जा रहे हैं गाड़ियों पे, और हम फोन की दरामद और इसके अलावा गाड़ियों की दरामद और बाकी अशिया की दरामद करेंगे,
तो ऑब्वियसली हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो काफी बढ़ जाएगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का मसला है वो हम कैसे पूरा करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा ऑब्वियसली इसका एक असर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर भी आता है। वहां पे एक ये शोर जरूर मचेगा कि अगर आप बाहर से सस्ती अशिया मंगवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे चाइना से, तो आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो किस हद तक मुतासर होगी। इन द लॉन्ग रन तो ऑब्वियसली जब भी आप इंपोर्ट अलाउ करते हैं तो वो आपको एक आपकी इंडस्ट्री के लिए इस तरीके से बेहतर होता है कि वो कंपेटिटिव होना चाहेंगी फिर। अदरवाइज तो उनको पता है अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों का राय ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3 कंपनियां थी और कोई कंपनी को आने की उनके लिए बड़ा मुश्किल था एंटर होना इस इंडस्ट्री में, और आपने इंपोर्ट पर भी एक तरीके से बैन लगाया था, और लिहाजा आपने देखा कि वो जो 3 कंपनीज हैं उन्होंने कभी कंपेटिटिव होने की या क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश नहीं की। जब कंपटीशन आया, दूसरे प्लेयर्स आए, तो उस वजह से फिर अब ऑब्वियसली उनके ऊपर से ये प्रेशर आता है कि वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व्स का मसला है, पाकिस्तान को अपना करंट अकाउंट मैनेज करना है, उसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा एक इशू बन जाता है। तो अगर आईएमएफ ये पॉलिसी लाना चाहता है कि ट्रेड को लिबरलाइज करे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे खुद पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है और एक डॉलर हमने सेव करना है, वहां पे इस पॉलिसी की मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच शहजाद, अब तफसीलन इसके ऊपर हमें अपडेट करने के लिए। अब देखते हैं, अभी तो खबरें हैं, इसके ऊपर क्या ऑफिशियल स्टांस आता है क्या नहीं, बट शहजाद साहब ने हमें एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा होता है तो इसके क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, कराची रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर के बायस हुकूमत सिंध ने कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया है। सवाल ये हो रहा है यूनिवर्सिटी रोड और बीआरटी क्यों इतना बड़ा मसला बन गया है सर? अलीना, कोई 50 साल पहले एक प्रोग्राम आया करता था 50-50, उसमें एक बड़ा मज़े का स्किट था जिसका जो उसमें चंद अशार थे, उसमें ये था कि क्या वो ट्रक गुज़र गए? हाँ वो ट्रक गुज़र गए। क्या वो सड़क हुई तमाम? हाँ वो सड़क हुई तमाम। और उसका आखिरी मिसरा था, अपने तमाम चारागर अपना कबाड़ा कर गए। ये जो सूरत हाल है, मैं हैरान हूँ कसम से कि आज से कोई 4 साल पहले आप एक अच्छी सड़क बनाते हैं, एक ऐसी सड़क बनाते हैं कि लोग जाके सेल्फीज़ बनाते हैं, अपना सफूरा गोड से लेके तकरीबन जेल रोड तक, और मुझे पता नहीं उसकी लागत कम से कम 1-1.5 अरब रुपए लागत से वो सड़क बनती है। बेहतरीन लाइट, सर्विस रोड्स बिल्कुल क्लियर, सब कुछ। और साल भर बाद वो सड़क टूट जाती है, और वो सड़क ऐसी टूटती है कि आज तक बन नहीं सकती। ये जो वजाहत दी गई है कि कॉन्ट्रैक्टर को जी वो कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, ये बात सामने आनी चाहिए। और ये बात भी इसलिए सामने आई कि हाई कोर्ट ने ये मैटर उठा लिया। मतलब जितनी लागत इस एक सड़क पर आई है, उससे कराची की कई सड़कें बन सकती थी। मतलब इतना इससे बढ़ के सिंध गवर्नमेंट की नाअहली नहीं हो सकती। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना पैसा जो ज़ाया हुआ है इसमें, और अब भी ज़ाया हो रहा है, कुछ नहीं पता ये सड़क कब बनेगी, इसकी क्वालिटी क्या होगी। अब कहा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जब प्रेशर आया है तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और मैं कई सड़कों की मिसाल दे सकता हूँ। यानी कराची का मसला, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं, मैं अभी भी कल कोई मुझे बता रहा था कि कितने अरब रुपए का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। कराची को बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। कराची में जो ऑलरेडी सड़कें हैं, उन सड़कों, ये वो कुशादा सड़कें हैं, खुदा के लिए सिर्फ कराची को अच्छी बसों की ज़रूरत है। इन सारी सड़कों बनाएं, बड़ी बड़ी सड़कें ना बनाएं, इन सड़कों को ठीक करें, इंक्रोचमेंट ख़त्म करें, कराची का मसला हल हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी मज़हर साहब, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। कराची को है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे की ज़रूरत है। हमने देखा है, वैसे तो हम नहीं चाहते कि दूसरे सूबों से कंपैरिजन करें, लेकिन फिर ना चाहते हुए करना पड़ता है। पंजाब देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इतने सालों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कितने ही मंसूबे वहाँ पर शुरू हो गए। हमारे यहाँ पर होता क्या है, नहीं अलीना, होता क्या है, अब जैसे कल परसों हनीफ अब्बासी साहब आए यहाँ, फिर कराची सर्कुलर, भाई कराची सर्कुलर रेलवे अब नहीं बन सकती। इसको क्यों ये किया जाता है कि जितना, मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, कराची मास ट्रांजिट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, K4, यूनिवर्सिटी रोड, इन मंसूबों को अगर आप उठा के देखें, और सर्कुलर रेलवे कि इनकी फाइल्स में कितना पैसा खर्च हुआ है, उन पैसों से कराची की सड़कें बन सकती थी। ये सर्कुलर रेलवे
बिल्कुल बिल्कुल ये मंसूबा ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि नहीं बन सकती सर्कुलर रेलवे। आप 13D की सारी रहायशी इमारतें गिराएंगे आप, और जहाँ जो पटरियों पे जो इंक्रोचमेंट है ख़त्म करेंगे, कभी नहीं हो सकता। तो आप एक ऐसे मंसूबे पर क्यों जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है? जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो हो सकती है, उस पर हम जाते नहीं हैं। वाटर मंसूबा आप K4 की लागत आज देखें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2010 का आज उसकी लागत देखें, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मेरा ख्याल है ये जो BRT वाला मसला है, ये एक दर्द सर बन गया है लोगों के लिए। यानी इनको अंदाज़ा नहीं है कि 20 से 25 लाख लोग रोज़ाना इस सड़क से मुतासर होते हैं। सही है। और इसको टॉप प्रायोरिटी पर दिया ही नहीं जा रहा। और इसमें ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर अगर जिम्मेदार है उसे गिरफ्तार करें, उसको अकाउंटेबल करें। कॉन्ट्रैक्टर का अपना एक मौक़िफ़ होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, ये सारा मंसूबा ही बहुत ही अजीब सा लगता है। साथ होता यही है कि जो निचले लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ वो फेस सेविंग के लिए कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, उनके ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। ऊपर के जो लोग आते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या हुआ है उनके ऊपर कोई नहीं। थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। सारों से हम देख रहे हैं, सिर्फ एक BRT नहीं, कितने ही मंसूबे हैं, सबकी एक ही है। क्या करें, आवाज़ उठाते रहेंगे हम इसी तरह से बोलते रहेंगे। एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं, शायद कहीं पे किसी के माथे पे जूं। थैंक यू मज़हर साहब। भट्टी साहब, पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास हुआ है। सर, इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज भी किया, बल्कि रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि शायद इन्होंने शिरकत भी नहीं की। आपकी राय पूछी जा रही है इस इक़दाम के ऊपर, और ये भी बताइएगा भट्टी साहब, ये ज़रूरत क्यों पेश आई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इजलास करने की? मैडम शेख, इजलास करने में तो कोई हर्ज नहीं है। T20 मैचेस होने जा रहे हैं PSL के, अच्छी बात है। आप निकले उससे, अपने जो एक काबीना का मखसूस इजलास कमरा होता है उससे निकले, कोई बात नहीं। आप बाहर आए, कोई बात नहीं। आपने कहीं भी इजलास कर लिया, कोई बात नहीं। हमारे मुल्क में तो बैरून मुल्क भी काबीना के इजलास हुए हैं सूबाई, और ये भी हमने देखा है। और हमारे मुल्क में तो पूरी काबीना लंदन जाते भी हमने देखा है। तो और वहाँ जाके इजलास होते हैं, वहाँ जाके फैसले होते रहे मुल्क के। तो ये तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं बड़ा इशू है इस, नहीं, गलत है मैडम। तो फिर इसको कैसे ठीक कह रहे हैं आप? यानी आप अपने स्टेडियम में गए हैं, अपने सूबे में हैं, अपने लोगों में हैं, कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो अगर वो काबीना के इजलास बाहर जगाना, और वो वैसे तो काबीना एक अलग चीज़ है बिल्कुल ही। सर, ये असम्बलीज बनाई पूरी की पूरी इस मकसद के लिए जाती है ना, वहाँ पर बैठेंगे, डेकोरम करेंगे। जी मैडम शेख, आप एक लंदन में जो इजलास होता है काबीना का, और एक जो उस वक्त सर काबीना नहीं, असम्बली का रेगुलर सेशन था सर। नहीं, मैं आप जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि असम्बली से असम्बली से चुने हुए लोग होते हैं ना काबीना के। तो वो जो हैं, वो अगर पूरी काबीना या सरकारी खर्च पर, या सदर सरकारी खर्च पर, या वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर उसके पास पहुँच जाए, जिसकी कानून भी इजाज़त नहीं देता, तो वो लोग तनकीद कर रहे हैं इस पर कि आप स्टेडियम में क्यों गए, असम्बली में क्यों नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर स्टेडियम में, मीनारे पाकिस्तान पे आके कर लें इजलास, आप कहीं बाहर जाके कर लें, वज़ीर आला की मर्ज़ी है, स्पीकर की मर्ज़ी है। लेकिन ये जो बड़ा इशू है वो उसकी तरफ नहीं आया जा रहा। बड़ा इशू माना कि एक अरसे से सूबा दहशतगर्दी की जद में है, वफाक का सुतेला सलूक है, और अफ़गान सरहद है एक लंबी इसके साथ, और आए रोज़ वज़ीर आला पर चढ़ाइयाँ होती हैं कि इस मुकदमे भुगत कर वो तंग आ गया, पासपोर्ट उसका मनसूख है। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट की खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो करप्शन कहानियाँ सामने आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो पार्टी के अंदर आपसी गिरोहबंदियाँ हैं, जो आपसी इख्तलाफात हैं, ये बड़ी चीज़ है। तीसरी मरतबा आपको अल्लाह ने मौका दिया एक सूबे में, तो आपको डिलीवर करना है। और जब ये इजलास हो रहा था, तो इस इजलास के बाहर, खैबर पख्तूनख्वा के जो असम्बली के इजलास के बाहर, स्टेडियम के बाहर वज़ीर आला ने झांक कर देखा कितने लोग थे जो दरखास्तें लेकर खड़े हुए थे, कहीं कोई नारे मार रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो ये इनकी खुश नसीबी है कि इमरान खान जेल में है और सारी इनकी चीज़ें छुप जाती हैं। वरना जो खैबर पख्तूनख्वा की सिवाय परवेज़ खटक साहब के, उसके बाद के जो इनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस और मिसमैनेजमेंट के रिकॉर्ड हैं, वो तो इतने हैं कि उस पर तो घंटों बात हो सकती है।
ठीक। तो इनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जितने वसाइल हैं, जितनी इनके पास कैपेसिटी है, जितनी चीज़ें हैं, ज़रा फोकस करें अवाम की तरफ, सूबे की तरफ। लोग इनसे मसाइल का हल चाहते हैं। ठीक है, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।